शारदा जी के चले जाने के बाद दिनेश जी अकेले इस घर में रह गए थे। अंतिम यात्रा में जाते समय दिनेश जी को अतीत की बातें याद आने लगी, जब शारदा जी इस घर में नई नई आई थी। घर के सभी सदस्यों का ख्याल शारदा जी ने बहुत अच्छे से रखा था। दिनेश जी ने अपने बेटे सुनील और बेटी लता को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया लिखाया। सैलरी कम होने पर भी उन्होंने कभी उन दोनों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखा। दिनेश जी एक सरकारी दफ्तर में सामान्य क्लर्क थे। उनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए शारदा जी भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे उनकी आर्थिक मदद हो सके। जब शादी की उम्र हुई तो उन्होंने बेटे और बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से किया। बेटा तो पहले नौकरी करने दिल्ली चला गया था, फिर बाद में शादी के बाद विदेश जा बसा। बेटी की शादी इसी शहर में हुई, पर बाद में पति के ट्रांसफर के कारण दोनों हैदराबाद शिफ्ट हो गए। वहां पर लता एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। दिनेश जी अपने सामान्य पेंशन के रुपयों से किसी तरह संसार चला रहे थे। बेटे ने तो बाबूजी को कभी 1 रुपये भी आकर देने की जरूरत नहीं समझी। सुनील तो यही सोचता रहा कि उनके पेंशन के रुपयों से बाबूजी का घर खर्च निकल ही जाता है, और उनकी बेटी ने भी कभी कोई आर्थिक सहायता नहीं की। जब कभी बाबूजी या माँ जी की तबीयत खराब होती, तब दिनेश जी के सामान्य पेंशन के रुपयों से इलाज और दवाइयों के पैसे कम पड़ जाते, तब दिनेश जी बेटे से मदद मांगा करते। पर सुनील हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद करने से पीछे हट जाता। बेटी भी नौकरी कर रही थी, तो जब भी उसे वो सहायता के लिए कहते तो वो कहती, बाबूजी आपके दामाद जी को मैं किस मुंह से बोलूं आपकी मदद करने के लिए, वो तो खुद उधार लेकर बैठे हैं, और ऐसे में वे आपके इलाज की जिम्मेदारी क्यों लेंगे। इस तरह के बहाने बनाकर वो भी बाबूजी की मदद करने से पीछे हट जाती। इस तरह से दोनों जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन शारदा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने सुनील और लता को फोन किया और शारदा जी की गंभीर स्थिति के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद दोनों ने कहा, आप माँ जी को डॉक्टर दिखाइए, हम लोग अभी काम छोड़कर कैसे आ सकते हैं। शारदा जी चल बसे। दिनेश जी को न तो डॉक्टर और न ही इलाज करवाने का अवसर मिला। दिनेश जी ने जब यह खबर सुनील और लता को फोन पर बताया, तब वे दोनों ही उदासीन रहे। शारदा जी के चले जाने के बाद उनके न तो बेटे और न ही बेटी ने फिर कभी फोन किया। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। अब दिनेश जी को खुद ही पकाकर खाना होता। उम्र बढ़ने पर उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और वे अब खान पान में ध्यान भी कम देने लगे। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनके पड़ोसी शर्मा जी ने उन्हें डॉक्टर दिखाया और सुनील और लता को फोन करके उनके बाबूजी की हालत बताई। 2-3 सप्ताह के बाद उनका बेटा बेटी दिनेश जी के पास आ गए। सुनील केवल अपनी पत्नी को लेकर आया और लता अकेले ही आई। दिनेश जी उन दोनों को घर आते ही बहुत खुश हुए, पर दुख उन्हें इस बात का था कि शारदा जी के अंतिम समय में उनके बच्चे उनके पास नहीं थे। दोपहर का खाना बनाने के लिए जैसे दिनेश जी रसोई घर की ओर जाने लगे, तभी सुनील की पत्नी रेखा बोल उठी, पापा जी जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब अब से कर दिया करूंगी। बहू की बात सुनकर दिनेश जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि जब शारदा जी जीवित थी तब एक दिन भी बहू ने उनके लिए खाना तक नहीं बनाया था, और वो आज उनकी इतनी सेवा क्यों करना चाहती है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। 2 दिन बहुत अच्छे से गुजर गए। तीसरे दिन रात के डिनर के बाद सुनील बाबूजी से बोला, बाबूजी मुझे आपसे आज कुछ जरूरी बातें करनी है। लता तुम्हें भी ये बातें सुनना आवश्यक है, आप सभी मेरे कमरे में आ जाइए। दिनेश जी अब सोचने लगे कि जरूर कोई बात हुई है, इसलिए बेटा उन्हें अपने कमरे में बुला रहा है। कमरे में प्रवेश करते ही सुनील की पत्नी रेखा बोली, पापा जी आप बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए, मैं और लता दीदी यहीं कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। दिनेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है। जरूर कोई बात है, नहीं तो आज तक इस घर में उनका इतना आदर नहीं किया गया। सुनील बोला, सुनिए पिताजी, मैं अब कभी भी इस शहर में नहीं आऊंगा। आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने विदेश की नागरिकता ले ली है, इसलिए दोबारा इस शहर में आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप देख ही रहे हैं कि मेरे साथ बेटा भी नहीं आया, वो यहाँ कभी आना नहीं चाहता, इसलिए मैंने और लता दीदी ने
ठीक किया है कि इस मकान को हम बेच देंगे और इससे आए पैसों को हम लोग आपस में बराबर बांट लेंगे। आधा हिस्सा लता दीदी रखेगी और आधा मैं रखूंगा। अभी इस मकान की कीमत लगभग 50 लाख तो होगी ही। इसके अलावा इतने बड़े मकान को कोई भी व्यक्ति अच्छे दाम देकर ले लेगा। इसे बेचने में कोई असुविधा नहीं होगी। दिनेश जी बोले, तो मैं कहाँ रहूंगा? इस घर को तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से सजाया था, इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? बोलो, कहकर दिनेश जी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगे। लता बोली, इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है पापा, इतने इमोशनल बातें आप ना कीजिए। जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका सामान रखकर क्या आप म्यूजियम बनाना चाहते हैं? मैं इस बार आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अस्वस्थ होने से मुझे फोन करने पर मैं बार बार यहाँ पर आ जाऊंगी। मैं भी अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी और वैसे भी आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? बार बार अस्वस्थ होकर हम लोगों को सिर्फ फोन करके परेशान ही करेंगे ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भैया की बातों को सहमति दे दें। दिनेश जी बोले, तो फिर मैं कहाँ रहूँगा? मेरे पास तो इस मकान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस घर से मेरी जिंदगी की अनमोल स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। उन सबको छोड़कर लता बोली, क्यों? भैया का घर तो है, आप भैया के पास रहेंगे। लता की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सुनील बोल उठा, हाँ पिताजी, मैंने आपके लिए रहने की व्यवस्था की है। 6 महीने आप मेरे पास रहेंगे और 6 महीने लता दीदी के पास रहिएगा। लता अब तुरंत बोल उठी, बाबूजी कैसे बेटी के ससुराल जाकर रहेंगे? मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मेरे पति क्या सोचेंगे? मैं एक लड़की होकर पापा की जिम्मेदारी क्यों लूं, जबकि उनका बेटा अभी भी जिंदा है? मैं किसी भी हाल में बाबूजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। सुनील बोला, ये क्या बोल रही हो दीदी? बाबूजी ने जैसे मेरे पीछे पैसे खर्च किए हैं वैसे तुम्हारे भी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने पैसे देने से कभी पीछे नहीं हटे। आप तो नौकरी भी करती हो, आपके पैसे और बाबूजी के पेंशन से आसानी से उन्हें आप अपने पास रख सकती हो। लता तब भी बाबूजी को अपने पास रखने के लिए राजी नहीं हुई। दरअसल लता को सुनील का चरित्र पता है। पहले तो वो बाबूजी को लता के पास छोड़कर चला जाएगा और फिर बाद में वो बाबूजी को अपने पास रखने से इनकार कर देगा और फिर फोन भी नहीं उठाएगा। तब क्या होगा? इसलिए लता बोली, मेरी सासू माँ को तो आप जानते ही हैं, 2-3 महीने के अंतराल में वो हैदराबाद चली आती है और यदि उन्होंने देखा कि बाबूजी मेरे साथ रह रहे हैं तो वो मुझे 10 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटेंगी। ना बाबा, मैं बाबूजी का जिम्मा नहीं उठा सकती। सुनील अब गुस्से में बोला, संपत्ति का हिस्सा लेने वक्त ससुराल वाले कुछ नहीं कहेंगे तब तुम्हारे पति को बुरा नहीं लगेगा? बाबूजी को जब अपने पास रखने की बात आती है तभी सिर्फ सम्मान को ठेस पहुंचती है ना। दिनेश जी की जिम्मेदारी को लेकर दोनों भाई बहनों में बहुत लड़ाई होती है और उसमें रेखा भी बाद में शामिल हो जाती है। दिनेश जी अब वहां से उठकर अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। उनका मन दुख से भर आता है। वे मन ही मन अपनी पत्नी से कहते हैं, हमारे बच्चों की परवरिश हमने ठीक से नहीं की, इसलिए वे आज अपने बाबूजी का बंटवारा कर रहे हैं। तुम नहीं हो इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि यदि तुम यहाँ रहती तो तुम्हें भी ये बच्चे आपस में बंटवारा कर लेते और ये तुम कभी भी सहन नहीं कर सकती। सुबह होने से पहले दिनेश जी उस घर को छोड़कर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार उस घर को पीछे मुड़कर देखा और फिर आंखों से आंसू पोंछते हुए चलते बने। जाने से पहले उन्होंने टेबल पर एक चिट्ठी रख कर गए। सुनील को जब वह चिट्ठी मिला तो उसमें लिखा था, बेटा, मैं तुम लोगों के ऊपर अब बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं स्वेच्छा से यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इस घर से जुड़े सारे दस्तावेज मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे जीते जी तुम इस घर को बेच नहीं सकते और न ही मुझे आपस में बांट सकते हो। मैं जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा। तुम लोग मेरी चिंता मत करना। दूर रहकर भी मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पर सदा बना रहेगा। दिनेश जी चलते चलते उनके एक गुरु के मित्र के घर गए। उसके बाद वो अपने गुरु के पास देवघर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपना शेष जीवन गुरु की सेवा में गुजार देने का निश्चय किया।